बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी लेक्चर सीरीज़ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय स्टीफन पी रॉबिन्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर बात की, डिफरेंट रोल्स ऑफ मैनेजर्स और स्किल्स ऑफ मैनेजर्स के ऊपर बात की। अभी हम इस चैप्टर के बेसिकली इस पोर्शन को डिस्कस करते हैं जहाँ पे हम कुछ चैलेंजेस की बात करते हैं कि मैनेजर्स को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। पहला सवाल यहाँ पर ये बनता है कि हाउ इज़ द मैनेजर्स जॉब चेंजिंग, क्या ये चेंज हो भी रही है या नहीं। सो इसके ऊपर थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करते हैं। हियर वी सी अ डायग्राम जिसमें आपको डिफरेंट चेंजेस की बात बताई गई है और देन इम्पॉर्टेंस ऑफ चेंज के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस किया गया। सो इसको यहीं से हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और थोड़ी सी फर्दर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ चेंज हम किसको कहते हैं? जब हम स्टेटस को, जो प्रेजेंट सिनेरियो सिचुएशन है उसमें किसी किस्म की भी कोई तब्दीली लेकर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या ये तब्दीली हम खुद लेकर आते हैं या वो तब्दीली ऑटोमेटिकली हो रही है। सो ये दोनों एस्पेक्ट आपको नज़र आते हैं। कुछ चेंजेस हैं जिसको हम अपने एक्शंस से क्रिएट कर सकते हैं और कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पे इम्पोज हो जाती हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस पहली हम चेंज की बात करते हैं, दैट इज़ द चेंजिंग टेक्नोलॉजी, दैट इज़ द डिजिटलाइजेशन। अब सवाल ये बनता है कि क्या आज मैनेजमेंट वही है जो कि 20 साल पहले थी? बिकॉज 20 ईयर्स अगर हम 2000 की बात करते हैं तो क्या सेम हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी? क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन के वेज एंड मीन्स वही थे? द आंसर कम्स नो। सो चेंजिंग टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज्ड द मैनेजमेंट फंक्शंस एज वेल। सो इम्पैक्ट ऑफ चेंज क्या है? जैसे आपको पहली चीज़ ये नज़र आती है कि शिफ्टिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज। चलें मैं आपके लिए एक छोटी सी एग्जांपल क्रिएट करता हूँ कि ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्रीज बन जाती हैं। ठीक है, वो यानी ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्री से क्या मुराद है? वो चीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन को अपने आउटसाइड इन्वायरमेंट से सेपरेट कर रही है। ठीक है, अब ये ऑर्गेनाइजेशन के चले हम बना देते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब ये बाउंड्री कौन सी है? ये एक एक्सटर्नल बाउंड्री है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को आउटसाइड इन्वायरमेंट से सेपरेट करती है। अब ये भी एक बाउंड्री है जो कि इस डिपार्टमेंट को, चलें ये ए है और ये बी है, तो जो ए को बी से अलग कर रही है, ये बाउंड्री क्या कहलाती है? इंटरनल बाउंड्रीज। ठीक है, अब जैसे ए बंदा है वो एचआर का काम करता है और बी बंदा कौन से काम करता है? चलें ये जो डिपार्टमेंट बन गया वो फाइनेंस के काम करता है। सो बोथ हैव डिफरेंट फंक्शंस। अब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज आपको शिफ्ट होती हुई नज़र आती हैं कि ये बाउंड्रीज एट टाइम आपको ब्रेक होती हुई नज़र आती हैं, वीक होती हुई नज़र आती हैं जितनी पहले थी। सो चेंजिंग ऑफ द बाउंड्रीज इज़ अ चेंज विच इज़ इम्पोज्ड अपॉन मैनेजमेंट। देन सेकंड इसमें बात आती है वर्चुअल वर्क प्लेस। आज टुडे इज़ अ डे वेयर वी आर फेसिंग कोविड-19 स्टेटस। तो आज दुनिया कहती है कि हमें ये रियलाइज़ हुआ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़िज़िकल प्लेसेस उस तरह ज़रूरी नहीं है, बिकॉज पीपल आर सिटिंग एट होम एंड स्टिल डूइंग द जॉब एंड स्टिल ऑर्गेनाइजेशंस आर बीइंग रन इफेक्टिवली। सो क्या हुआ कि वर्चुअल वर्क प्लेसेस आपको इंट्रोड्यूस होते हुए नज़र आए। वर्चुअल वर्क प्लेस हम किसको कहते हैं? ऐसा वर्क प्लेस जहाँ पे फिज़िकल प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है। जैसे फॉर इंस्टेंस अब भी मैं आपके साथ एक क्लासरूम लेक्चर में इन्वॉल्व हूँ, बट वी आर नॉट इन अ क्लासरूम। हम एक टीम्स के क्लासरूम में मौजूद हैं जहाँ पे हम एक दूसरे से अपने बेनिफिट्स भी सॉर्ट आउट कर रहे हैं। सो वी आर वर्किंग एट वर्चुअल वर्क प्लेस। देन मोर मोबाइल वर्कफोर्स। सो आपको क्या नज़र आता है कि आज वर्क एक्टिविटीज़ पहले की निस्बत आपको चेंज होती हुई नज़र आते हैं। अब मोबिलिटी जो है वो क्या है कि दैट इज़ मोर रिलेटेड विद द मूवमेंट। और आज आपको बहुत सारा ऐसा काम नज़र आता है, जैसे हमने बाउंड्रीज ब्रेक डाउन करके भी बात की, तो आपको वर्क इंटरमिंगल्ड नज़र आ रहा है, यानी हम फंक्शंस को एक दूसरे के साथ मिक्स करते हुए भी नज़र आते हैं। देन आपको फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स नज़र आती हैं। मोर मोबाइल वर्कफोर्स के कॉन्टेक्स्ट में पीपल मूविंग फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अदर ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी बात की जा सकती है। देन फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट। फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट से क्या मुराद है कि आपके लिए काम को फ्लेक्सिबल बना दिया गया, यानी आपने 8 घंटे काम करना है, यू कैन पिक एनी टाइम विद इन दोज 12 आवर्स के आप इन 8 घंटों को लेते हैं। फॉर इंस्टेंस 8 से 8 मीन्स
4 बजे तक, या 10 से लेकर 6 बजे तक, या 12 से लेकर 8 बजे तक आप काम करना चाह रहे हैं, या आप इसको हफ्ते में 3 दिन में आप घंटे पूरे करना चाहते हैं, 4 दिन में या 5 दिन में. सो वर्ल्ड में आपको नज़र आता है कि फ्लेक्सिबिलिटी है. देन एम्पावर्ड एम्प्लॉयज़ मीन्स जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को मोर प्रेफरेंसेस दी जा रही है, जहाँ पे वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं. देन वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ बैलेंस, WLB, दिस इज़ द लार्जेस्ट फिनोमिना दैट वी आर फेसिंग, दैट इज़ वर्क एंड लाइफ बैलेंस. यहाँ पे ये 2 लफ्ज़ हैं. वर्क मीन्स जो हमारे काम के घंटे हैं, लाइफ मीन्स हमारा घर, और बैलेंस मीन्स दोनों के बीच में इक्वालिटी क्रिएट करना. So work-life balance phenomena has changed because of the gadgets. आज हम अपने घर एक फ्लैश में, एक लैपटॉप में पूरे का पूरा ऑफिस उठा कर लेकर जा सकते हैं. एंड देन वी हैव टू रिप्लाई टू द फ़ोन कॉल्स इन व्हाट्सएप, एंड वी हैव टू रिप्लाई टू द ईमेल्स. तो ये वर्क लाइफ पर्सनल फिनोमिनाज उनसे हैं, ये भी हमें आज पहले से ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं. एंड देन सोशल मीडिया चैलेंजेस, जिसने काम को बहुत एक्सपोज करके रख दिया है, जिसने काम की एक्टिविटीज़ को बिल्कुल चेंज करके रख दिया. सो चेंजिंग टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ change on the managers that we are facing. Then next है हमारे पास increased emphasis on organizational and managerial ethics. आज क्योंकि देखें, अगर इसको पहले से रिलेट करते हैं, डिजिटलाइजेशन होगी, आपका काम इजीली एक्सपोज हो सकता है. मोबाइल कैमराज आर अवेलेबल, कोई भी मैल प्रैक्टिसेस हो रही हैं वो शो हो जाती हैं. तो इसका मतलब क्या है, वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इन आवर वर्क एथिक्स. मैनेजरियल एथिक्स की इंपॉर्टेंस आपको ज़्यादा होती हुई नज़र आती है. सो इस कॉन्टेक्स्ट में ऑर्गेनाइजेशंस भी अपनी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करती हैं. जैसे आपको इसमें क्या नज़र आता है, रीडिफाइंड वैल्यूज़. आज इंडिविजुअल, चाहे वो वर्कर है, चाहे वो मैनेजर है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी वैल्यूज़ आपको रीडिफाइंड नज़र आ रही हैं, पहले से मॉडिफाइड नज़र आ रही हैं. वैल्यू क्या है, दीज आर द स्ट्रांगली हेल्ड बिलीफ्स. तो ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ क्या बनी, वो बिलीव्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन होल्ड करती है अपने मेंबर्स के बीच में. सो उन चीज़ों में आपको आज डिफरेंस नज़र आ रहा है, चेंजेस नज़र आ रही हैं. मोर, जैसे हम कहते हैं कि आपकी व्हाट इज़ द पर्सनल एंड व्हाट इज़ ऑफिशियल, तो ये चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं. पर्सनल स्पेस, देन सीक्रेसी आपको कितनी रिक्वायर्ड है, ऑल दीज वैल्यूज़ हैव चेंज. देन दूसरी चीज़ है, दैट इज़ द रीबिल्डिंग ऑफ द ट्रस्ट. अगर हम जनरेशन्स की बात करते हैं तो प्रीवियस जनरेशन्स वर मोर लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशंस. आज ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लॉयल्टी के स्टेटस एम्प्लॉयज़ की कॉन्टेक्स्ट में उस तरह नज़र नहीं आता. सो ऑर्गेनाइजेशन को अपना एक ट्रस्ट रीबिल्ड करने की ज़रूरत है, जहाँ पे वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बेहतर अंदाज में चल सकते हैं. एंड दे वांट टू बी द एम्प्लॉयर ऑफ द चॉइस एज वेल. देन इंक्रीज्ड अकाउंटेबिलिटी. व्हाट वी डू वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर. सो हमें उसका हिसाब भी देना है. सो इंक्रीज्ड अकाउंटेबिलिटी की वैल्यूज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी क्रिएट की जा रही हैं, और एम्प्लॉयज़ की तरफ से भी ये होनी चाहिए कि व्हाट दे डू दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड दे आर आंसरेबल. एंड देन सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी क्या है कि जो कॉन्टेक्ट हम क्रिएट करते हैं, जैसे जैसे हमने अपना कल्चर बनाने की बात की, अपने वैल्यूज़ की बात की, तो हम उसको कॉन्टिन्यूएशन में लेकर जाने की कोशिश करें. देन हमारे पास आता है जो थर्ड चेंज का एक सिनेरियो है, वो है इंक्रीज्ड कंपैटिटिवनेस. आज हम बात करते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नज़र आता है आपको. दोज हु आर द फिटेस्ट विल सर्वाइव, और जो इतना अच्छा नहीं कर सकते वो इरेडिकेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे. सो आज आपको वही बिजनेसेस फ्लरिश करते हुए नज़र आते हैं जो कंपटीशन को समझते हैं और उसके मुताबिक अपने आप को मोल्ड और मॉडिफाई करते हुए नज़र आते हैं. अब ये कंपैटिटिवनेस, ये कंपटीशन कैसे इंक्रीज़ हुआ, और इम्पैक्ट ऑफ चेंज के डिफरेंट फैक्टर्स क्या हैं. जैसे कस्टमर सर्विस, आज जो अच्छी सर्विस कस्टमर को देता है वो प्रेफर्ड है. जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ अ फूड डिलीवरी सर्विसेज. हमारे पास पाकिस्तान में उमूमन 2 ज़्यादा चॉइसेस नज़र आती हैं. फर्स्ट वन वाज द फूड पैंडा, फूड को पांडा करो, एंड देन दूसरी सर्विस दैट इज़ चीता. सो विच एवर परफॉर्म्स बेटर दे विल गेट मोर ऑर्डर्स. जैसे हम अगर अपने सिनेरियो में बात करें तो हमारे पास फूड पांडा था और उसकी सर्विस ख़राब होनी शुरू हुई. चीता को एक मौका मिला, वो एंटर हुए, उन्होंने टाइमली सप्लाईज़ दी कस्टमर सर्विस के लिए, अपने जो उनका ऐप है उसको बेहतर किया. मोर सेलर्स शिफ्टेड टूवर्ड्स चीता.
मोर कस्टमर्स प्रेफर्ड के फूड पांडा की बजाय वो चीता की आपके ऊपर ऑफर करें. सो द कस्टमर सर्विस इज़ मेकिंग अ डिफरेंस. तो जहाँ पे कंपटीशन की बात आती है वहाँ पे कस्टमर सर्विस माइट बी अ डिसाइडर. देन आपको क्या नज़र आती है कि यू हैव टू डेवलप न्यू वेज एंड मीन्स. इनोवेशन, जिन प्रोडक्ट्स में सर्विसेज में आपको इनोवेशन नज़र आती है उनकी एक्सेप्टेबिलिटी भी आपके लिए कस्टमर्स के लिए ज़्यादा है. Another big challenge which is the challenge of the century वो है ग्लोबलाइजेशन, कि आज आपको वर्ल्ड बाउंड्रीज ख़त्म होती हुई नज़र आती हैं. तो आपको प्रोडक्ट्स ग्लोबलाइज हैं. जस्ट हैड अ न्यूज़ अ फ्यू डेज बैक जैसे अमेज़ॉन ने अलाउ किया पाकिस्तानी सेलर्स को भी कि वो अमेज़ॉन के ऊपर आके अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं. सो क्या पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के लिए कोई बाउंड्री रहेगी? नो, दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रू अमेज़ॉन. और इसी तरह से जैसे आपके पास लोकली दराज अवेलेबल है जहाँ पे या अलीबाबा है जहाँ पे फॉरेन बायर्स मौजूद हैं, आप उनसे कुछ भी ख़रीद सकते हैं. सो एनी वन कैन सेल एनीवेयर इन द वर्ल्ड एज वेल. सो दिस ग्लोबलाइजेशन हैज़ पुट अप अ बिग चैलेंज फॉर द डिफरेंट कंपनीज देन और मैनेजर्स के लिए डेफिनेटली. एंड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट को हमने पहले भी देखा था कि हम लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए अपने लिए मैक्सिमम आउटकम जनरेट करना चाहते हैं. सो दैट इज़ अबाउट एफिशिएंसी. और दोज हु आर मोर एफिशिएंट विल बी अ बेटर सर्वाइवर ऑफ द डे एज वेल. देन आपको एक बिगेस्ट चेंज का जो सिनेरियो नज़र आता है वो है दिस इज़ द चेंजिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स. आज आपको वर्ल्ड पीस जो है वो भी डिफरेंट शेप में नज़र आता है. यहाँ पर आपको कई ऐसे सिनेरियोज नज़र आते हैं जहाँ पे आपको वायलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है. Some say that world is moving towards the World War III. Security threats are the COVID-19, the world pandemic है, it's also a threat as well. So वहाँ पर impact of change क्या है? तो ये जैसे चीज़ें हैं ये बिजनेसेस को भी तो इफ़ेक्ट कर रही हैं. यहाँ पर पहली चीज़ आती है दैट इज़ द रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग. रिस्क मैनेजमेंट क्या है कि उस प्रोबेबिलिटी को आप मैनेज करने की कोशिश करें. रिस्क को कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता लेकिन रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकते हैं. सो रिस्क मैनेजमेंट इज़ इन ड्राइंग दो स्ट्रैटेजीज़ जिसमें हम अपने रिस्क है उसको मिनिमम रख सकें. वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, मैनेजर्स के लिए इस वक्त एक चैलेंज है. देन है जी अनसर्टेनिटी ओवर फ्यूचर एनर्जी सोर्सेस एंड प्राइसेस. आज आपको एक शोर नज़र आता है कि कार्स माइट बी इन द फ्यूचर इलेक्ट्रिक कार्स बिकॉज हम फ्यूल को उस तरह से अफोर्ड नहीं कर सकते. और ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है जो कि एक्सटिंक्ट हो सकता है, ख़त्म हो सकता है. तो हमें अल्टरनेट सोर्सेज की तरफ जाने की ज़रूरत है. सो फ्यूचर एनर्जी सोर्सेज क्या हैं, उनकी प्राइसेस क्या होंगी. हम सोलर एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, विंड पावर जनरेशंस को प्रेफर किया जा रहा है, हाइडल पावर सिस्टम्स को प्रेफर किया जा रहा है. सो किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में कई एलिमेंट्स शामिल होते हैं और वन ऑफ द मेजर एलिमेंट्स इज़ द एनर्जी सोर्स जिसके थ्रू हम प्रोडक्शन करते हुए नज़र आते हैं. सो दिस इज़ द अनसर्टेनिटी दैट मैनेजर्स आर फेसिंग फॉर द फ्यूचर. देन आपको नज़र आता है रीस्ट्रक्चर्ड वर्क प्लेसेस. इसको हम टेक्नोलॉजी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं. रीस्ट्रक्चर्ड वर्क प्लेस जहाँ पे आपको काम करने के अंदाज से लेकर रूल्स रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज़ आपको डिफरेंट नज़र आ रही हैं. आपको मोर फ्लेक्सिबल वर्क एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं. ऑर्गेनाइजेशंस आर मूविंग. वर्चुअल वर्क प्लेस आपको बनते हुए नज़र आ रहे हैं. तो ये रीस्ट्रक्चर्ड वर्क प्लेसेस भी एक मैनेजर के लिए चैलेंज क्रिएट करते हुए नज़र आते हैं. देन डिस्क्रिमिनेशन कंसर्न्स, दीज आर द थ्रेट्स विच आर प्रीटी ओल्ड एज वेल. कि जैसे आपको अमेरिका के जॉर्ज फ्लोइड आई थिंक ही वाज किल्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर और देन राइट्स स्टार्टेड इन अमेरिका. तो ये डिस्क्रिमिनेशन जब भी आपको नज़र आएगी किसी भी सोसाइटी में तो वो बुरी कहलाएगी. सेम इज़ अगर ऑर्गेनाइजेशन में डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिसेस बेस्ड अपॉन एनी एलिमेंट लाइक वो एज का हो सकता है, जेंडर का हो सकता है, नेशनैलिटी का हो सकता है या रेशल हो सकता है. तो ये डिस्क्रिमिनेशन कंसर्न्स जिनसे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन और उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए एक थ्रेट क्रिएट करते हुए नज़र आते हैं. एंड देन सेम एज जैसे हमने पहले बात की कि कंपेटिटिवनेस में आपको ग्लोबलाइजेशन एक चैलेंज नज़र आती है, इसी तरह से
सिक्योरिटी थ्रेट्स में आपको ग्लोबलाइजेशन एक चैलेंज नज़र आती है, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस को अगर वर्ल्ड वाइड काम करना है तो वो वर्चुअली भी काम कर सकते हैं, बट देयर आर फ्यू ऑर्गेनाइजेशन जिनकी फ़िज़िकल प्रेजेंस उसमें कंट्री में ज़रूरी है, तो वहाँ पर चेंज कल्चरल सिस्टम्स एंड अदर रूल्स रेगुलेशंस लॉज जो हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चैलेंज पुट अप करते हुए नज़र आते हैं। देन आपको नज़र आता है कि एम्प्लॉई असिस्टेंस, कि आपको एम्प्लॉयज़ को बेसिक राइट्स देने हैं, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है सो दैट दे कैन फील सेफ इन द ऑर्गेनाइजेशन और काम कर सकें अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ। एंड देन नज़र आता है कि अनसर्टेनिटी ओवर इकोनॉमिक क्लाइमेट। सिक्योरिटी थ्रेट्स के कॉन्टेक्स्ट में जैसे हमने पीस को कंसिडर किया, अभी कोविड-19 को अगर कंसिडर करते हैं तो अनसर्टेनिटी ओवर इकोनॉमिक क्लाइमेट, we do not know. There are so many people who have been jobless just because of the last year of COVID-19. और एक जो कंट्री के इकोनॉमिक डाउनफॉल्स हैं वो कंट्रीज़ को एक क्वेश्चन मार्क बनाते हुए नज़र आती हैं कि हाउ दे विल अर्न देयर लिविंग, और इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर भी आपको नेगेटिव इम्पैक्ट्स बनते हुए नज़र आते हैं। सो अनसर्टेनिटी ओवर द इकोनॉमिक क्लाइमेट ऑफ द ग्लोब, economic climate of the countries, and then economic climate of an individual organization. This also puts up a challenge because अगर managers ने exist करना है तो उसको ये समझना है और उसी के मुताबिक अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स और स्ट्रैटेजीज़ को डिवाइस भी करना उसी की जिम्मेदारी बनती हुई नज़र आती है। सो ये थे वो चेंजेस जो कि मैनेजर्स फेस करते हैं। हमने चेंज को एक बिगर सिनेरियो में देखा एंड देन उसके इम्पैक्ट ऑफ चेंज के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने की एक कोशिश की। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और एस्पेक्ट्स को देखने की कोशिश करेंगे। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरीज फ्रॉम दिस सेक्शन, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन and we would definitely love to answer those. So once again, thanking you for watching this lecture. Have a nice time. Allah Hafiz.